हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। एड्रेनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन मेनली पूछा जाता है, इसके यूजेस पूछे जाते हैं और मेनली इसमें से भी है ना एड्रेनलिन का यूज़ मोस्टली पूछा जाता है। तो मैं इसको पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगी, तो इसको अच्छे से प्लीज़ ध्यान दे के पढ़िएगा कि क्या क्या है। वैसे इसके है ना, मैं बताती हूँ, 2 टाइप की क्लासिफिकेशन होती है। एक तो मैंने ये बता रखा है, ये क्लासिफिकेशन ये इसके थेराप्यूटिक यूजेस के बेसिस के ऊपर है। इसके बारे में मैं डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगी। आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में इसको लिखेंगे तो भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और दूसरा क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस के ऊपर होता है, जो कि अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 रिसेप्टर्स के ऊपर उसका यूज़ करते हैं। मैं उसको लास्ट में आपको थोड़ा सा बताऊंगी। हम सबसे पहले जो हमें एग्जाम में मेनली लिखना है, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स की, ठीक है। एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या होता है? तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स हमारा क्या होता है? सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स होता है। सिंपैथोमिमेटिक का मतलब क्या होता है? जो सिंपैथिक सिस्टम हमारा जो वर्क करता है, उसी का सिमिलर वर्क जो करता है उसको बोलते हैं सिंपैथोमिमेटिक। ओके, तो एड्रेनर्जिक सिस्टम जो है हमारा, एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो है हमारी, वो सेम सिंपैथेटिक सिस्टम की तरह वर्क करता है। अब नाउ कम्स टू द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में है प्रेशर एजेंट्स, ठीक है। प्रेशर एजेंट्स की बात करते हैं सबसे पहले हम। प्रेशर एजेंट्स, दूसरा है ब्रोंकोडाइलेटर्स, तीसरा है सीएनएस स्टिमुलेंट्स, चौथा है कार्डियक स्टिमुलेंट्स, पांचवा है यूट्राइन रिलैक्सेंट, छठा है नेजल डीकंजेस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेशर एजेंट्स। प्रेशर एजेंट्स का मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर लगाता है। इसका मतलब है इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन प्रेशर एजेंट्स, प्रेशर का मतलब प्रेशर लगा के हाइपरटेंशन कोज करता है। तो मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन हो गया है ड्यू टू एनी इंजरी, ब्लड लॉस हो गया है या शॉक की कंडीशन आ गई है, तो उस केस में क्या होता है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है और बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन की जो कंडीशन है वो क्रिएट होने लगती है। उस टाइम पे हमें क्या चाहिए होता है, हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल मिनिमम जो लेवल होता है उसका 120/80 मेंटेन रहे वो इतना। तो इसके लिए हम प्रेशर एजेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रेशर एजेंट्स में हम एग्जांपल लेते हैं नोर एड्रेनलिन, डोपामीन, फिनाइलेफ्रिन, ठीक है। नाउ कम्स टू द ब्रोंकोडाइलेटर्स, ठीक है। ब्रोंकोडाइलेटर्स जो कि हमारे ब्रोंकियस जो हमारे लंग्स के अंदर होते हैं उनको डायलेट करने का काम करते हैं। जैसे अस्थमा के केस में हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि सालबुटामोल हो गया, टर्ब्यूटलीन हो गया, सालमेट्रोल हो गया। मैंने अस्थमा का वीडियो अच्छे से पढ़ाया है अस्थमा के बारे में, तो आप वहाँ से अस्थमा के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रोंकोडायलेटर्स का काम होता है। तो हमें अभी तक 2 ही पढ़ा है, प्रेशर एजेंट्स, ब्रोंकोडायलेटर्स। तीसरा है सीएनएस स्टिमुलेंट्स, जिसके अंदर आएगा एम्फिटामिन, डेक्स्ट्रो एम्फिटामिन, ठीक है। तो ये लर्न कीजिएगा, 2-3 बार लिख के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कार्डियक स्टिमुलेंट की बात करें तो जो कार्डियक स्टिमुलेंट का मतलब होता है इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। तो ये कार्डियक स्टिमुलेंट का मतलब है क्या क्या, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कोई इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को कोई इंक्रीज करता है। तो इसके एग्जाम्पल है एड्रेनलिन, जोब्यूटामिन, आइसोप्रेनलिन, ठीक है। यूटराइन रिलैक्सेंट, अब मान लीजिए प्रीटर्म मतलब यूटराइन रिलैक्सेंट में हम क्या बात कर सकते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान और अभी बेबी पूरा तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, तो हमें यूटराइन रिलैक्सेंट की नीड होगी यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए। तो उसमें रिटोड्राइन, साल्बुटामोल, टर्ब्यूटलिन यूटराइन रिलैक्सेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये आप ओबीजी ओब्स गायनी में भी आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है, यूटराइन रिलैक्सेंट के बारे में। 6th वन इज नेजल डीकंजेस्टेंट। अब मान लीजिए आपकी जो नोज है वहाँ से मतलब आपको ब्रीथिंग करने में दिक्कत आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, तो उसमें नेजल डीकंजेस्टेंट, जब आपको कॉमन कोल्ड वगैरह होता है तब भी आप लोग स्प्रेज करते हैं ना, नेजल स्प्रेज, तो वो फिनाइल एफ्रीन, फिनाइल प्रोप अनोल अमीन, ठीक है, ये प्रोपेनोल अमीन, फिनाइल प्रोपेनोल अमीन, फिनाइल एफ्रीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। तो एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या क्या है? फर्स्ट वन इज प्रेशर एजेंट, सेकेंड वन इज ब्रोंकोडाइलेटर्स,
फर्स्ट वन इज प्रेशर एजेंट्स, मेरे साथ साथ रिपीट करना है। प्रेशर एजेंट्स, ब्रोंकोडाइलेंट्स, डायलेटर्स, सीएनएस स्टिमुलेंट्स, ठीक है, यूटेराइन रिलैक्सेंट्स, कार्डियक स्टिमुलेंट्स, नेजल डिकंजेस्टेंट। तो ये हमारे थे, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। प्रेशर एजेंट्स जो कि प्रेशर लगाता है, दूसरा हमारे पास क्या है, ब्रोंकोडायलेटर जो हमारी ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, सीएनएस स्टिमुलेंट्स जैसे कि एम्फेटामाइन हो गया, ठीक है, कार्डियक स्टिमुलेंट जो फोर्स को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है जैसे डोब्यूटामाइन हो गया, यूटेराइन रिलैक्सेंट जैसे कि टर्बिटोलिन हो गया, ओबीजी में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, नेजल डिकंजेस्टेंट जैसे कि फिनाइलेफ्रिन हो गया। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, बिल्कुल आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। नाउ कम्स टू द थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है, क्योंकि मैंने क्लासिफिकेशन जो बताया है वो भी थेराप्यूटिक यूजेस के बेसिस पे बताया है, तो इट्स वेरी इजी टू लर्न थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स बाय लर्निंग द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज, ठीक है। नाउ comes to the first one, एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस होता है एड्रेनलिन, याद रखिएगा, ठीक है। ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस में यूज किया जाता है। नंबर सेकंड इट कार्डियक अरेस्ट, हेल्प रिस्टार्ट द हार्ट ड्यूरिंग सीपीआर। हम सीपीआर तो देंगे ही, सीपीआर के टाइम पे हम एड्रेनलिन दे सकते हैं जिससे कि जो हार्ट की एक्टिविटी है वो रिस्टार्ट हो सके, तो कार्डियक अरेस्ट के केस में भी दिया जाता है। हाइपोटेंशन मैंने बताया था ना, प्रेशर एजेंट्स, तो हाइपोटेंशन में क्या करता है ये, रेजेस बीपी इन शॉक कंडीशंस, ओके। फोर्थ वन इज ब्रोंकियल अस्थमा, रिलैक्स ब्रोंकियल मसल्स एंड रिलीव ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है, हमें इजीनेस होगी, हम अच्छे से सांस ले पाएंगे, ब्रीदिंग अच्छे से कर पाएंगे विदाउट एनी डिफिकल्टी। फिफ्थ वन इज हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर में डोब्यूटामाइन यूज किया जाता है, इम्प्रूव्स हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड कार्डियक आउटपुट, ठीक है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंप्रूव करता है, कार्डियक आउटपुट को इंप्रूव करता है हार्ट फेलियर के केस में। तो हमने अभी तक 5 थेरेप्यूटिक यूजेस पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज एनाफाइलेक्टिक शॉक जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है एड्रेनलिन, कार्डियक अरेस्ट, हाइपोटेंशन, ब्रोंकियल अस्थमा, हार्ट फेलियर। एनाफाइलेक्टिक शॉक, कार्डियक अरेस्ट, हाइपोटेंशन, ब्रोंकियल अस्थमा, हार्ट फेलियर। नाउ कम्स टू द सिक्स्थ वन, नेजल कंजेशन, रिड्यूस नेजल स्वेलिंग एंड कंजेशन, ठीक है। प्रीमेच्योर लेबर की बात करते हैं, मैंने है ना यूट्राइन रिलैक्सेंट में बताया था, रिलैक्सेस यूट्राइन मसल्स एंड डिलेज लेबर। अब कोई प्रीमेच्योर लेबर है, अभी बेबी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, प्री टर्म लेबर आ चुका है फीमेल के अंदर, तो उस कंडीशन में हम यूट्राइन रिलैक्सेंट का यूज में लेते हैं जिससे कि यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्ट ना हो, रिलैक्स हो जाए और लेबर जो है वो डिले हो जाए, ओके। आई एग्जामिनेशन में फिनाइल एफ्रीन का यूज करते हैं डायलेट द प्यूपिल, मेड्रेसिस करने के लिए फॉर आई एग्जामिनेशन, ओके। लोकल एनेस्थेशिया में एड्रेनलिन का यूज करते हैं। अब आप सोचेंगे एड्रेनलिन यानी एड्रेनर्जिक ड्रग्स का यूज हम क्यों करते हैं लोकल एनेस्थेशिया में, तो लोकल एनेस्थेशिया में क्या होता है ना, ये ब्लड वेसल्स जो होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, जो लोकल एनेस्थेशिया होता है उसका एक्शन उस जगह पे काफी लंबे टाइम तक बना रहता है, ओके। prolongs the action of local anesthesia. ब्रेडिकार्डिया, आइसोप्रेनलिन, इंक्रीज हार्ट रेट, मैंने बताया था ना, कार्डियक स्टिमुलेंट क्या करते हैं, फोर्स को भी इंक्रीज करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, और हार्ट रेट को भी इंक्रीज करती है, तो आइसोप्रेनलिन ब्रेडिकार्डिया के केस में भी यूज होता है। अब मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एड्रेनलिन भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका अलग से भी पूछ लिया जाता है, इसका हमारे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एम्स रायपुर में ये पूछा गया था, थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एड्रेनलिन क्या होता है। तो इसको हम ABCDE एक निमोनिक है उसकी हेल्प से इजीली लर्न कर सकते हैं, वरना कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, है ना, माइंड में सिर्फ ये रहता है हाँ मैंने पढ़ा है एनाफाइलेक्टिक शॉक और ब्रोंकियल अस्थमा में तो मैंने पढ़ा है और मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो ये एक प्यारा सा छोटा सा निमोनिक है ABCDE, इसकी हेल्प से आपको एग्जाम के टाइम पे रिकॉल होने में इजीनेस होगी काफी। तो सबसे पहला फर्स्ट वन इज एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या है, एड्रेनलिन इज लाइफ सेविंग ड्रग इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। अब इसका डोज भी बताना जरूरी है, इसका रूट भी बताना जरूरी है। तो एड्रेनलिन 0.3 to 0.5 ml of 1 to 1000 solution is administered intramuscularly in the case of anaphylactic shock, severe allergy. Okay? तो फर्स्ट वन हमारा क्या था, एनाफाइलेक्टिक शॉक। B से क्या होगा, ब्रोंकियल अस्थमा। It is a powerful bronchodilator and has rapid onset but short duration of action. तो रैपिड ऑनसेट है, तो जब अचानक से अस्थमा का जो अटैक आता है उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं ना।
रैपिड ऑनसेट है बट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ठीक है। द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन इन ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। एड्रेनलिन 0.3 to 0.5 ml ऑफ 1 to 1000 सॉल्यूशन इज गिवन सबक्यूटेशनली, ठीक है। इसमें क्या है ना, सेम मतलब ड्रग है एड्रेनलिन, ऊपर एनाफिलेक्टिक शॉक में भी थी, डोज भी सेम है, बट इसका जो रूट है वो दोनों में डिफरेंट है। उसमें IM था, इसमें SC है, सबक्यूटेनियस है, ठीक है। इट कैन बी गिवन बाय नेबुलाइजेशन ऑल्सो एज इनहेलेशनल इन केस ऑफ अस्थमा, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं ABCDE में से C का मतलब है कार्डियक रेससिटेशन इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट। ऊपर भी मैंने पढ़ाया था, देखो दिखाती हूँ, ये कार्डियक स्टिमुलेंट्स है ना हमारे, तो कार्डियक अरेस्ट वगैरह में, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट ये लिखा हुआ ना, कार्डियक अरेस्ट में भी इसको यूज किया जाता है। तो कार्डियक रेससिटेशन इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट एड्रेनलिन इज इंजेक्टेड इंट्रावेनसली, तो याद रखिएगा इंट्रावेनसली इन 1 to 10,000 कंसंट्रेशन। अब इसका कंसंट्रेशन चेंज हो गया है, अलोंग विद अदर सपोर्टिव मेजर्स सच एज एक्सटर्नल कार्डियक मसाज, जस्ट लाइक CPR जो हम देते हैं वो हम बोल रहे हैं यहाँ पर एक्सटर्नल कार्डियक मसाज से हो, ठीक है। तो ये सब अब हम शिफ्ट करते हैं हमारे फोर्थ वन, डी से क्या होगा, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ऊपर समझाया था, ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। एड्रेनलिन का कंसंट्रेशन इतना है यहाँ पे विद लिग्नोकेन। एड्रेनलिन बाय इट्स वैसोकंस्ट्रक्टर इफेक्ट अल्फा 1 के ऊपर क्या होता है ना, मैंने बताया था ना, एक और क्लासिफिकेशन में लास्ट में थोड़ा सा आपको बताऊंगी, पर ये वाला एग्जाम में लिखना जरूरी है, तो इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया, वो भी मैं आपको थोड़ा समझा दूंगी, ठीक है। एड्रेनलिन बाय इट्स वैसोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट अल्फा 1 पे क्या होता है ना, वैसोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट शो करता है एड्रेनलिन। तो ये क्या करता है, डिले एब्जॉर्प्शन ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया, पूरा सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा लोकल एनेस्थीसिया का, क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, एंड प्रोलोंग द ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। ये हमारा फोर्थ वन था। तो ABCD, नाउ कम्स टू द E, control epistaxis and other capillary oozing. Adrenaline is used as a local hemostatic to control bleeding following tooth extraction and during surgical procedures in the nose, throat, larynx, etc. because of its vasoconstrictor effect. इसका मतलब एपिस्टेक्सिस मतलब होता है जो नाक से खून बहता है ना, उसको हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो उस ब्लड को कंट्रोल करने के लिए हम एड्रेनलिन का यूज करते हैं। अब बहुत सारी जगहों पे, जैसे कि टूथ एक्सट्रैक्शन के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम एड्रेनलिन का यूज कर सकते हैं। कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है नोज के ऊपर, थ्रोट के ऊपर, लैरिंग्स के ऊपर, उस केस में भी हम एड्रेनलिन का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे थे थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एड्रेनलिन, जिसको हम एक निमोनिक की हेल्प से याद करते हैं। ABCDE। ए से होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक, बी से होता है ब्रोंकियल अस्थमा, C से होता है कार्डियक रिसस्टिटेशन, D से होता है प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, E से होता है कंट्रोल एपिस्टेक्सिस एंड अदर कैपिलरी ओजिंग। आई होप इट इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय यू। नाउ कम्स टू अदर क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे क्लासिफिकेशन की हमारे। तो दूसरा क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताया था ना, वो अल्फा बीटा के ऊपर डिपेंड करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर। तो हमें ना, हमारे रिसेप्टर होते हैं अल्फा, सॉरी मतलब अल्फा होता है, अल्फा को हम अल्फा 1 अल्फा 2 में डिवाइड कर देते हैं, ओके, इसको अच्छे से थोड़ा समझ लीजिएगा। और बीटा होता है, बीटा को हम 3 चीज में डिवाइड करते हैं, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये। तो अब मैं थोड़ा बता देती हूँ कि अल्फा 1 कहाँ प्रेजेंट होता है, अल्फा 2 कहाँ, बीटा 1 बीटा 2 कहाँ प्रेजेंट होता है। तो अल्फा 1 मैंने अभी अभी ऊपर डिस्कस किया था इसके थेराप्यूटिक यूजेस में कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो अल्फा 1 जो होता है ना, वो वेसल्स के ऊपर, जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स होती है उधर प्रेजेंट होता है, ठीक है, वेसल के स्मूथ मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये पेनक्रियास के बीटा सेल्स में प्रेजेंट होता है, बीटा सेल्स, ठीक है, और नर्व टर्मिनल्स में भी प्रेजेंट होता है। बीटा 1 याद रखिएगा, इट इज प्रेजेंट ऑन द हार्ट में। और बीटा 2 कहाँ प्रेजेंट होता है भाई, लंग्स में प्रेजेंट होता है बीटा 2। ये ऐसे याद रख सकते हो, बीटा 1 मतलब एक हार्ट है हमारा तो बीटा 1, बीटा 2 लंग्स हमारे 2 होते हैं तो बीटा 2 लंग्स, ठीक है। ये हमारे एक प्रोफेसर ने मुझे बताया था लर्न करने का ट्रिक, ठीक है। बीटा 3 की बात करते हैं तो ये एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये है कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। अब इसको है ना हम थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं
डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट और मिक्स्ड एक्टिंग एड्रेनर्जिक। डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब क्या होता है ना, मतलब एक तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है, तो दो टाइप से, और एक हमारा थर्ड वन क्या हो सकता है मिक्स्ड एक्टिंग। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस्ड के ऊपर हमारा क्लासिफिकेशन है। तो डायरेक्ट एक्टिंग में क्या होता है नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव में क्या होता है जो अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू सबके ऊपर किसी भी चीज के ऊपर मतलब वर्क कर सकते हैं। और सेलेक्टिव में क्या होता है ना, इसमें डायरेक्ट के अंदर नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव आता है। तो सेलेक्टिव मतलब जो पर्टिकुलरली अल्फा वन के ऊपर काम कर रहा है, पर्टिकुलरली अल्फा टू बीटा वन बीटा टू किसी एक के ऊपर काम कर रहा है सारे रिसेप्टर्स में से, ठीक है। तो एक एक मैं एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, ये याद रख लीजिएगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ याद रखने का नीड नहीं है। अगर आपको फिर भी ये पूरा क्लासिफिकेशन चाहिए होगा तो मैं आपको अलग वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये आपको चाहिए या नहीं। तो अल्फा वन अगोनिस्ट का हम बात करें तो फिनाइल एफ्रिन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, फिनाइल एफ्रिन, फिनाइल एफ्रिन। अल्फा टू की बात करें तो क्लोनिडीन, क्लोनिडीन इसका एग्जाम्पल है। एक एक एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, क्या पता कोई पूछ ले, ठीक है। तो अल्फा वन का एग्जाम्पल है फिनाइल एफ्रिन, अल्फा टू का एग्जाम्पल है क्लोनिडीन, और बीटा वन का एग्जाम्पल है डोब्यूटामिन, बीटा टू का एग्जाम्पल है साल्ब्यूटामोल, बीटा थ्री का एग्जाम्पल है मीराबेग्रोन, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी था। अगर फिर भी कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप पूछा कीजिए कमेंट सेक्शन में, मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को क्या डाउट आता है। तो यहीं पर आज का हम वीडियो को रोकते हैं, पॉज करते हैं। तो थैंक यू सो मच।